नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो जैसा कि आप सब आज स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने लिखा है जैक डीएलएड के फाउंडेशन 2 यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक को। इस टॉपिक से एक सवाल हमेशा डीएलएड के एग्जाम में पूछा जाता है। वो सवाल जो है थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इस चैप्टर का नाम अधिगम। अधिगम का मतलब सीखना। अधिगम से संबंधित मैंने एक वीडियो आपको बना चुका है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले हम यहाँ जानते हैं कि थॉर्नडाइक के सीखने के संबंधवाद सिद्धांत की व्याख्या करें। अगर हम यहाँ थॉर्नडाइक के सीखने के संबंधवाद सिद्धांत की बात करते हैं तो यह प्रश्न पिछले 2017 में और 2019 में झारखंड बोर्ड के डीएलएड के एग्जाम में पूछा जा चुका है और यह प्रश्न 12 नंबर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछा गया है। तो जैसा कि आपको अगर मैंने बताया है कि जब भी इस प्रकार के 12 नंबर के प्रश्नों के उत्तर जब आप देने लगे तो सबसे पहले आप प्रारूप तैयार कर लें। अब थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत को केवल इसी नाम से नहीं जाना जाता है। कभी कभी थॉर्नडाइक के सीखने के नियम की व्याख्या करें, कभी कभी प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत की व्याख्या करें, कभी कभी इसे त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत क्या है, इसको समझने के लिए मैंने एक प्रारूप बनाया है कि पहले मैं अधिगम का संक्षिप्त परिचय दे दूंगा। थॉर्नडाइक जो थे, थॉर्नडाइक महोदय के जीवन का संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद जो है थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, ये क्या है इस सिद्धांत को बताऊंगा। फिर साथ में थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के नियम। तो जो बच्चों में जो अधिगम होता है, जो सीखने की प्रवृत्ति होती है, उसके लिए क्या क्या नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। थॉर्नडाइक महोदय के नियमों की मूल्यांकन यानी कि उनके गुण और दोष की चर्चा हम अंत में करेंगे। तो बारी बारी से हर एक बिंदु को मैं आपके सामने अब डिकोड करते जाता हूं, तो आप ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले अधिगम को। अधिगम को मैंने परिभाषित किया, अधिगम का संक्षिप्त परिचय मैंने आपके सामने रखा है। इसे आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। इंग्लिश में बोले तो लर्निंग। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। किसी भी स्थिति के प्रति जब हम कुछ चीज को देखते हैं, किसी कार्य को देखते हैं, किसी क्रिया को देखते हैं, तो उसे हम उसके प्रति कुछ अनुक्रिया करेंगे। तो किसी भी स्थिति के प्रति या घटना के प्रति की जाने वाली प्रक्रिया या प्रतिक्रिया, जैसे कि हम भोजन देखें, उसके बाद हमको उसको खाने का मन किया, तो खाया कैसे जाता है? हाथ बढ़ा के भोजन को मांगे, उस भोजन को उठा करके मुंह में डाले। ये सारी प्रतिक्रियाएं जो हम कर रहे हैं, ये भोजन को खाना सीखना हुआ। तो प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि हम शुरू से ही जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। तो शिक्षा का ही एक अंग है अधिगम। तो अधिगम भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे प्रभावी एवं उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए कुछ नियमों या सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है। समझे यहां तक की बात को? ठीक। अब हम देखेंगे थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत अधिगम के लिए क्या है। इसके बारे में पहले हम थॉर्नडाइक के संक्षिप्त परिचय को जानेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है थॉर्नडाइक महोदय का संक्षिप्त परिचय। तो सबसे पहले हम किसी भी वैज्ञानिक, देखिए ये तो मैंने बोर्ड छोटा होने की वजह से बातों को शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट में नोट किया। जब आप अपने उत्तर बना रहे होंगे तो इन्हीं बातों को वाक्यों में लिखेंगे। ठीक है कि थॉर्नडाइक महोदय का पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। इन्हें एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम। और इनका जन्म जो है 1874 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों? इन्होंने मनोविज्ञान को सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया। ऐसा माना जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान लाने का पहला श्रेय ईएल थॉर्नडाइक का ही है। इन्हें प्रेरणा कहां से मिली? तो इन्हें जो प्रेरणा मिली है विलियम जेम्स की पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान के सिद्धांत नाम की पुस्तक से इन्हें प्रेरणा मिली और इन्होंने अपने ज्यादातर प्रयोग जो है ना पशुओं पर किए, जिसमें से सर्वाधिक प्रमुख प्रयोग इनका बिल्ली पर हुआ है।
तो जिसके कारण इन्हें एनिमल इंटेलिजेंसी के लिए इन्हें खूब सराहा गया है। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1913 में, जिसका नाम ही था एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। अब इनके अनुसार, यानी कि E.L. थॉर्नडाइक जी के अनुसार, सीखना या अधिगम उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य संबंध होता है। अब ये उद्दीपक क्या होता है और अनुक्रिया क्या होता है, इसे समझने के लिए तो हम पहले थॉर्नडाइक महोदय का से संबंधवाद के सिद्धांत को समझेंगे, उनके प्रयोग को जानेंगे। लेकिन उद्दीपक, जैसे कि मान लीजिए आपको भूख लगा, सामने में भोजन है, तो भोजन को देख अभी उसी समय में आपके सामने में भोजन आ गया, जिस समय आपको भूख लगा उसी समय आपके सामने में भोजन आ गया। तब तक आप स्थिर रहेंगे जिस जगह पे बैठे हुए हैं जब तक आपके सामने में भोजन नहीं है। लेकिन भोजन जैसे ही सामने आ जाता है तो आप कुछ ना कुछ काम करेंगे, उठेंगे, उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। तो जो आप कर रहे हैं ना वो अनुक्रिया है, और किसे देख करके आप कर रहे हैं भोजन को, तो भोजन आपका उद्दीपक हो गया। तो इन दोनों के मध्य संबंध जो है, इसको हम थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत में अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान से आप स्क्रीन पर देखिए, तो हमने आपके सामने थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत की व्याख्या की है, कुछ हद तक करने की कोशिश की है जिससे आपको समझ में आए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है उसको समझने से पहले आपको उद्दीपक और अनुक्रिया को समझना होगा। तो उद्दीपक क्या है? उद्दीपक वह स्थिति या घटना है जो हमें उसके प्रति कोई सक्रिय प्रतिक्रिया देने के लिए बाधित करती है या प्रेरित करती है। मतलब किसी घटना, किसी स्थिति या किसी क्रिया को देखने के बाद कोई प्रतिक्रिया आप जो देते हैं ना, तो वो जो घटना है ना वही आपके लिए उद्दीपक का कार्य करती है। इस प्रतिक्रिया को हम अनुक्रिया कहते हैं। और थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत को संबंधवाद या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत या साहचर्यवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ इस सिद्धांत को दर्शाने के लिए जो फॉर्मूला, जो सूत्र दिखाया जाता है, SR का सूत्र दिखाया जाता है। SR का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। S मतलब जो होता है ना स्टिम्युलस यानी कि उद्दीपक, R मतलब रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। तो अब हम जानते हैं कि संबंधवाद के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग को जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रयोग को हम देखते हैं। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने थॉर्नडाइक महोदय के प्रयोग को आपके सामने लिख करके बताया है, ताकि आप अपने उत्तर में जब लिखें तो आपको शब्दों की कमी महसूस ना हो। इसके लिए थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। आप सोच सकते हैं कि चित्र कैसा होना चाहिए। एक पिंजरे के अंदर एक बिल्ली बंद है, जिसकी कुंडी यानी कि खोलने का खटका, लीवर या गेट का जो भी बोल सकते ताला, वो पिंजरे के दरवाजे पर लगा था। पिंजरे से बाहर थोड़ी दूरी पर एक बर्तन में कुछ मछली को रख दिया गया, जिसे देख बिल्ली पिंजरे में हाथ पैर मारने लगी, यानी कि पंजे मारने लगी। कई प्रयासों के बाद बिल्ली का पंजा कुंडी पर पड़ा और पिंजरा खुल गया। फिर बिल्ली ने मछली को खा लिया। थॉर्नडाइक ने प्रक्रिया को बार बार दोहराया, जिससे प्रयासों की संख्या कम होने लगी और अंत में बिल्ली कुंडी से दरवाजा खोलना सीख जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर एक कहावत है ना हिंदी की, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, तो वही चीज है कि बार बार प्रयास करने के बाद बिल्ली दरवाजा खोलना सीख गई। इसमें हम देखते हैं उद्दीपक उसके लिए मछली हुआ, अनुक्रिया वो जो हाथ पर पंजा मार रही थी, के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रयोग को अगर बोला जाए तो इसी सिद्धांत के बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान में पुरस्कार, दंड और साथ ही साथ पुनर्बलन जैसे शब्दों का समाकलन देखते हैं। आज जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, पुरस्कार, दंड और पुनर्बलन, ये सारे शब्द थॉर्नडाइक के सिद्धांत के द्वारा ही आए हैं। तो चलिए अब हम इसके आगे जानने का प्रयास करते हैं कि थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के नियम कौन कौन से हैं। तो अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के नियम, अधिगम यानी कि सीखने के लिए थॉर्नडाइक महोदय ने जो नियम दिए हैं, उन नियमों को हम दो कैटेगरी में बांट कर देखते हैं। पहला है मुख्य नियम, दूसरा है गौण नियम। गौण नियम मतलब कि साधारण नियम।
मुख्य नियम में वो नियम जो कि इस सिद्धांत से निकल करके सीधे सीधे सामने दिखते हैं। पहला नंबर तत्परता का नियम। तत्परता का नियम हमें बताता है कि यदि बालक पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से यदि तत्पर रहे तो वह किसी भी क्रिया को, किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को आसानी से सीख सकता है। इसके लिए उसके अंदर में एक ललक, एक मन में उत्साह होना चाहिए। दूसरा अभ्यास का नियम। अगर मनुष्य, अगर बालक, अगर बच्ची, अगर बच्चे, अगर विद्यार्थी किसी भी विषय का तत्परता के साथ लगातार बारंबार अभ्यास करते हैं तो उसे वो सही तरीके से सीख पाते हैं। तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव, इसके अनुसार बताया गया है कि यदि उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया देंगे और वह आप पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी विषय को आप सीख रहे, अगर बात की जाए साइकिल चलाने के लिए, आप साइकिल चलाने के लिए चढ़े साइकिल पर, छोटा छोटा कोई नया बच्चा साइकिल पर चढ़ रहा है और वह बिना गिरे ही सहारे से यदि वह आगे चलाते जाता है तो जरूर है कि वह चलाना सीख लेगा निश्चित रूप से। लेकिन यदि वह शुरू बार में ही चढ़ा और गिर गया तो उसका मनोबल टूट जाता है, तो वो ऋणात्मक हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। सकारात्मक रूप से अगर प्रभाव देता है तो वह प्रतिक्रिया, वह अभ्यास, वह तत्परता बनी रहती है। अब हम गौण नियमों की बात करते हैं तो अधिगम का प्रारंभ प्रभावशाली, इसीलिए कहा जाता है कि कक्षा में किसी भी शिक्षक के पढ़ाने से पहले उसका प्रस्तावना का कौशल कैसा होगा यह सबसे अधिक प्रभावी रहता है। तो आपका प्रारंभ प्रभावशाली होना चाहिए। त्वरित घटित घटना का अधिगम, आपने गौर किया होगा कि परीक्षा से तुरंत पूर्व जो आपने अध्ययन किया है वह आपके मस्तिष्क में अधिक समय तक बना रहता है। तो यही है कि त्वरित घटित घटना का अधिगम बहुत लंबा प्रभावी रहता है। उद्दीपक का प्रभावी होना, अब देखिए किसी छोटे बच्चे को इंटरेस्ट है खेलने में, उसे खेलना सिखाना है, तो जिस खेल में उसको इंटरेस्ट है उस खेल को आपको उसके सामने प्रदर्शित करना होगा, न कि जिस खेल में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस खेल से उसका उद्दीपक उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। जैसे कि कक्षा में कोई पढ़ाने के लिए आए हैं तो पढ़ाने के लिए आए हैं, पढ़ाने वाला टीचर ही यदि उतना प्रभावी तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाता है विषय सामग्री को तो शिक्षण प्रभावी नहीं होता है। बहुसंख्यक अनुक्रिया, बहुसंख्यक अनुक्रिया का मतलब हो गया ना बारंबार आवृत्ति, आप बार बार अभ्यास करवाइए और बार बार वो प्रतिक्रिया दे रहा है, बार बार वो प्रतिक्रिया दे रहा है। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति है ये इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट कैसा है, आप उस चीज के प्रति कैसी रुचि रखते हैं। बच्चा अगर रुचि रखता है, बच्चियां अगर रुचि रखती हैं जिस विषय को, उस विषय को पढ़ाने से उस बालक का शिक्षण विकास और अच्छे तरीके से होता है। सादृश्य अनुक्रिया, सादृश्य अनुक्रिया मतलब कि मान लीजिए किसी एक विषय को सीख रहा है, उसी के जैसा अनुक्रिया यानी उसी के जैसा वो बार बार प्रैक्टिस दूसरे विषय में भी कर देता है कभी कभी, और इसका प्रयोग करते हुए हम साहचर्यात्मक स्थानांतरण करते हैं। जैसे गौर करिएगा, किसी ने साइकिल चलाना सीखा तो साइकिल का हैंडल सीधा होता है, अब हम उसे जब कार चलाना सिखा रहे होंगे तो कार का स्टीयरिंग गोल होता है, तो कार का स्टीयरिंग गोल होता है लेकिन उसे उसी अंदाज में सिखाया जाता है कि अगर इधर घुमाओगे तो लेफ्ट साइड घूम जाएगा, राइट साइड घुमाओगे तो राइट साइड गाड़ी घूम जाएगी। तो यह साहचर्यात्मक स्थानांतरण। अगर किसी को हम लिख रहे हैं, जैसे हिंदी से इंग्लिश, अभी बच्चा लिखना शुरू कर रहा है, हम उसे र लिखना सिखाएं, य र ल व, र लिखना सिखाएं। अब अंग्रेजी का आर लिखना सिखाते हैं, तो आर लिखने से पहले हम उससे बोल सकते हैं कि एक डंडा खींचो और उसके बगल में र लिख दो। तो इस तरह से हम उसमें साहचर्यात्मक स्थानांतरण की प्रवृत्ति के द्वारा हम उसे सिखा रहे हैं। आंशिक क्रिया का नियम, यह भी उसी तरह का है। तो हमने देखा कि थर्नडाइक के अनुसार सीखने के नियम कौन कौन से दिए गए हैं। अब हम इसके आगे के पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, किसी भी सिद्धांत या किसी भी नियम की व्याख्या करते समय अंत में हमें जरूर ही उसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए। मूल्यांकन में हम सिर्फ उसके गुणों की चर्चा नहीं करते हैं, उसके दोषों की भी चर्चा करते हैं। तो हम बारी बारी से यहाँ पहले गुण को देख लेते हैं और उसके बाद कुछ दोषों को देख लेते हैं। कोशिश करिएगा कि अपने उत्तर में ज़्यादा दोष को आप वर्णित ना करें, पहले गुणों की चर्चा करते हैं। यह करके सीखने वाले सिद्धांत पर बल देता है।
जॉन डीवी के अनुसार प्रयोजनवादी करके सीखना। हम जानते हैं कि आज की शिक्षा जो है CCE पैटर्न पर आधारित है। अब हम ये भी जानते हैं कि आज की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बच्चों को अधिक से अधिक करवा करके सिखवाने पर बल दिया जाता है। दूसरा, यह मनोवैज्ञानिक तकनीक का अधिगम है, यह भी हम जानते हैं। इसके द्वारा पुनर्बलन जैसे शब्द शिक्षा में जुड़े हैं और चलन में आए हैं। हम देखते हैं ना, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। फिर हम जब व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार हमने कुछ 4 गुण देखे हैं। अब हम इनके दोषों की चर्चा कर लेते हैं। अंत में हम इसके दोषों की चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख पा रहा है कि इसमें रटंत विद्या पर अधिक बल दिया गया है, और चूंकि थंडाइक महोदय के सारे प्रयोग जो थे वो पशु पर आधारित थे, इसीलिए हम कह नहीं सकते हैं कि यह इंसानों पर भी उतना ही अधिक प्रभावी हो। साथ ही साथ इसमें अधिक समय लगता है, यह हम जान रहे हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं तो थंडाइक के गुणों, थंडाइक के सिद्धांत के 3 दोष हमारे सामने नजर आते हैं। तो इस प्रकार मैंने आप सबके सामने थंडाइक महोदय के संबंधवाद सिद्धांत की व्याख्या की। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। जो भी शब्द समझ में ना आया हो, जो भी टॉपिक पॉइंट समझ में ना आया हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। आप सबका दिन मंगलमय हो।